हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म YMKK क्लासेस। तो फिर आज का चालू करें लेक्चर। आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आता है। तो अभी तक हमने जो देखा वो हम बताते हैं आपको, क्या क्या हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमने बेसिक पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने फिजिकल पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैटर के बारे में पढ़ा, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, फिर एटम्स के बारे में पढ़ा, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स देखे, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स देखे, फिर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देखा, दोनों ही देखे, उसके न्यूमेरिकल्स करे। फिर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं थोड़ा सा जो बेसिक छूटा है वो कराऊंगा, वो भी मैंने करा दिया, जिसमें से कंडक्टर थे, सेमीकंडक्टर थे और इंसुलेटर्स थे, ये कराया। फिर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया, फिर सर्किट डायग्राम्स पढ़ाए, जो कि ये हैं। देखिए, ये लास्ट लेक्चर है जहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम्स आपको करवाए थे। ये सारे वही हैं, सिंबल्स वगैरह बताए थे मैंने आपको। ये पूरा कोई एलमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर के बारे में बताया, सीरीज एंड पैरेलल के बारे में बताया, मोशन के बारे में बताया। तो इसमें से अगर माना जाए जितना अभी तक करा दिया, अगर इस चैप्टर में से मान लो 20 मार्क्स का आता है, एग्जाम्पल में 20 मार्क्स का आता है, तो अभी तक जितना पढ़ाया तो ये मानिए 7 से 8 मार्क्स का आता है बस। चलो 8 से 9 मार्क्स का आ जाता है, बहुत बहुत। पर अब जो आता है, अब जो मैं कराऊंगा आज से ओम्स लॉ से, तो यहां से आपको बाकी के मिलते हैं। क्या बाकी का मिलता है, यानी कि आपको अप्रोक्स 12 से 18 नंबर का यहां से आता है। अगर 20 मार्क्स का इसमें से आता है तो 12 से 13 मार्क्स का इस टॉपिक से आते हैं, जो आज से मैं कराऊंगा आपको। तो फिर देखा जाए ओम्स लॉ आज से। ठीक है, चलिए, रेडी? चलिए देखते हैं। तो ओम्स लॉ किसने दिया था? एक मिनट। ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज सिमोन ओम्स ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज सिमोन ओम्स ने दिया था। तो ये बताइए, पहले कूलम्ब्स किसने दिया था? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने दिया था। एम्पियर किसने दिया था? एंड्री मैरी एम्पियर ने दिया था। वोल्ट किसने दिया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दिया था, जिन्होंने क्या दिया था? एक इलेक्ट्रिक बैटरी दी थी, उसका नाम था वोल्टाइक पाइल। तो अब ये ओम्स लॉ आता है, जो दिया था जॉर्ज सिमोन ओम्स ने दिया था। किसने? जॉर्ज सिमोन ओम ने दिया था 1827 में। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, सब जर्मन के ही हैं, उन्हीं के नाम पे सब पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो सेंटेंस है वो कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अगर हम अकॉर्डिंग चले उसके लॉ के अकॉर्डिंग, तो कांस्टेंट टेम्परेचर, किसका कांस्टेंट टेम्परेचर अभी बताते हैं। ये मानो वायर है, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये ब्लैक कलर का ब्लैक मार्का हमारा क्या वायर है, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या रहे? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, और उसने कहा टेम्परेचर है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो उसके अंदर। क्या? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए किसमें? कंडक्टर यानी कि कंडक्टर। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े तो करंट बढ़े, अगर करंट बढ़े तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े। अगर इलेक्ट्रिक करंट घटे तो पोटेंशियल डिफरेंस का घटे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटे तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटे। यानी कि ये कहा गया, एक चीज बढ़े तो एक चीज दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और एक चीज घटे तो दूसरी चीज भी घटेगी। यानी समझे ना, एक साथ दोनों काम होंगे। ये होता है इसका मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक चीज घटे तो दूसरी भी घटे, एक साथ ही काम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कहां लगता है? 2 पॉइंट के बीच से लगता है, एक इस पॉइंट के बीच और एक इस पॉइंट के बीच, VA VB, बस VA VB। यानी उसने कहा इलेक्ट्रिक, इसका इस वायर का यानी जो कंडक्टर है उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे किसके इलेक्ट्रिक ना, किसके रहे? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये कहा था हमारे ओम्स लॉ ने। ठीक है, अब उन्होंने कहा कंडीशन दे दी मैंने कि जिसका लेंथ टेम्परेचर सेम रहे, लेंथ भी सेम रहे, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर अच्छा रहे, तो रिमेन अनचेंज, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है,
क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा ये बताओ। यानी कि जो चीज लोगे, मटेरियल लोगे ना, वायर जैसा लोगे ना, उसका जो टेम्परेचर वो भी फिर सेम रहेगा, अच्छा सब कुछ सेम रहेगा, ये बताने की कोशिश करी थी उन्होंने। तो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्होंने कहा एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, किसके किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, है ना, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। अगर उल्टा बोला जाए, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। चलिए, तो अब यहां देखना, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका क्या, ये लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा वी, ठीक, पर किसके, करंट के, ठीक है। अब यहां देखते हैं, चलिए अब उसका मैथमेटिकल देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ, इफ वी यानी कि क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने वी लिया है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि अप्लाइड हो अक्रॉस इट्स एंड, क्या अक्रॉस इट्स एंड, मतलब एक इधर पॉइंट एक इधर पॉइंट, दोनों तरफ लगे, जहां पे करंट फ्लो हो जाए, क्या करंट फ्लो हो जाए, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो वोल्टेज, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, समझे, ये किसके बराबर है, करंट के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू I R, R लिया मैंने, क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जो कि क्या आया, कांस्टेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ओ सर 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 सर, ये तो वही है, बिल्कुल सही, ये तो वही जो रेसिस्ट करता है, हाँ ये जो वही चीज है जो रेसिस्ट करता है, किसको, रोकता है करंट को, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाए, वहां से बहुत सारी भीड़ आ रही है, यहाँ से हम जा रहे हो तो हमें रोकता है ये, ठीक है। आई हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करंट रहेगा, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, अब इनकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं, क्या इनकी ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पहले रेसिस्टेंस की देखते हैं, रेसिस्टेंस की होती है ओम, हाँ अच्छा ओम, हाँ यही ओम यही ओम यही ओम, ठीक है, यही रहती है। इसका सिंबल जो होता है, यूं करो बस, जो बल्ब का होता है ना, जैसे अपन बल्ब ऐसे बनाते हैं, बस ये हटा दो, बीच वाला सिंबल हटा दो, बस थोड़ा सा छोटा कर दो, बस बन गया हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की तो सब जानते ही हैं, क्या होती है, बताओ बताओ बताओ, तो वोल्ट, ठीक है, डेल्टा वी से थोड़ा डिनोट कर दिया जाता है, ओके। कोई डाउट बच्चा, आप लोग फॉर्मूला याद रखना, फिर से मैं समझा देता हूं। ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज सिमोन ओम्स ने दिया था, 1827 में दिया था, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी वायर का कांस्टेंट टेम्परेचर जिसकी ना लेंथ चेंज हो और ना ही मटेरियल चेंज हो, ये नहीं कि हमने पहले लिया फिर उसका मटेरियल भी चेंज कर दिया, उसकी लेंथ भी बढ़ा दी, तो सब कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब था इस कंडीशंस का, जैसे मैंने ये लिया तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहेगा, जो मटेरियल तुमने लिया वो भी सेम रहेगा, रहना चाहिए, और क्या लेंथ भी सेम रहनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ये ले लिया फिर मैंने ये ले लिया, है ना, ये वायर दूसरा ले लिया फिर इसमें देख रहे हैं तो इसका अलग आएगा, इसका फिर तुम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा, समझे ना, ठीक है। जो लो तो इसी में चेक करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, उसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, तो जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब देखो करंट फ्लो होगा तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बनेगा, उसकी एनर्जी काम नहीं होगा, वो होगा, क्यों काम होगा बताओ, अच्छा बताओ जल्दी। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट दे दिए, 1 पॉइंट 1 2 पॉइंट हो गए कि नहीं हुए, कि नहीं हुए, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, होगा,
कॉन्सेप्ट सब रिलेट करते हैं बच्चा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है। तो कंडीशन वही है, फिजिकल कंडीशन जो लाइक टेम्परेचर हुआ, लेंथ हुआ, मटेरियल रहा कंडक्टर का, वो सेम रहना चाहिए, रिमेन अनचेंज यानी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा आओ इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ, तो हमने देखा इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मैंने कहा V को मैंने यहाँ पे सिंबलाइज किया है पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि अक्रॉस इट्स एंड, ऑब्वियसली दो पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे तो लगता है, ठीक। तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, करंट के, तो V प्रोपोर्शनल I। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाऊंगा, क्या इसको हटाऊंगा, तो मैंने R लगाया, क्या लगाया, R लगाया, तो R क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था, क्यों हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है ये, जहां पे हमने लाया क्या, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्ट करना, रोकना, ठीक है। तो करंट एम्पियर और वोल्ट, वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्ट, और रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल होता है ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, नोट इट। एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा ओम्स लॉ को थोड़ा और डराइव करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, क्या V इक्वल टू आई आर, तो R क्या हो जाएगा, R की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन I हो जाएगा, जहां पे मैंने V को कांस्टेंट लिया है, क्या V फिक्स्ड है, क्यों फिक्स्ड है, आपने देखा होगा क्या, जब मोटर वगैरह चालू करते हैं या फिर चक्की की दुकान पे जाते हैं ना आटा पिसवाने, तो उसका वोल्ट मीटर जो होता है ऐसे टका ही रहता है, 220 240 वोल्ट तक टका रहता है ना, तो 2 पॉइंट का फिक्स्ड रहता है, इसलिए मैंने फिक्स लिया। तो इसका मैंने क्या कहा, जब मैंने इसको फिक्स ले लिया तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इनवर्सली हो जाएगा। फिर इनवर्सली का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो एक घटेगी, यानी कि एक बढ़ी तो दूसरी घटी, दूसरी बढ़ी तो एक घटी, उल्टा चलता है यहाँ पे। और डायरेक्टली में क्या था, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, या एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, समझे। यहाँ पे इनवर्सली में एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा घटता है तो एक बढ़ता है, यहाँ यही है। तो यहाँ पे I R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I हो गया, इनवर्सली है ना, और V क्या हो गया, कांस्टेंट है, मैंने फिक्स लिया है। तो अब रेसिस्टेंस डबल हुआ, मैंने रेसिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट बिकम हाफ, और रेसिस्टेंस को हाफ कर दिया तो करंट विल डबल। अब इसका मतलब समझाते हैं। तो एक रोड है, क्या है, रोड है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, रेसिस्टेंस को डबल, यानी कि हमने ब्रेकर्स ज्यादा बनवा दिए, ब्रेकर ज्यादा है तो स्पीड स्लो, बस ऐसे ब्रेकर काम कर रहे हैं रेसिस्टेंस का, और कार जो स्पीड है वो करंट है, तो बस वही। अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। अब वही हमने क्या किया, रेसिस्टेंस कम कर दिए तो करंट फास्ट हो जाएगा, डबल हो जाएगा रेसिस्टेंस से, बस यही कहा, रेसिस्टेंस डबल, यानी कि हमने रेसिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट हाफ। देखो हमने अगर ब्रेकर बढ़ा देंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी वहीं पे, अगर हम रेसिस्टेंस को हाफ कर दें, अगर हम रेसिस्टेंस को यानी कि ब्रेकर को कम कर दें तो स्पीड तेज हो जाएगी, बस यही था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ओमिक कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबे का मतलब होता है फॉलो, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, उसे ओमिक कंडक्टर, यानी ओमिक कंडक्टर उन्हें कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, और नॉन ओमिक कहते हैं उन्हें जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। तो वही हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लिख दिया, अगर बाई चांस आ जाए आपके पेपर में, तो ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, यानी कि V प्रोपोर्शनल I होना चाहिए, और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तो ओमिक कंडक्टर में VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और नॉन ओमिक में नहीं बनता, अभी VI ग्राफ बताते हैं हम आपको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, सिल्वर ले लिया, Ag ले लिया, ये सब ले लिया, Ag मतलब सिल्वर ही होता है, ठीक है। नॉन ओमिक में डायोड, ट्रांजिस्टर्स, फिलामेंट ऑफ बल्ब, LED, ट्रांजिस्टर और डायोड, ये सब आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। यस ये पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर पर, जो मैंने कल पढ़ाया बेसिक सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर है क्लास 12 में,
तो आप लोग वहां पे ये चैप्टर पढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, जैसे कि आपने कोई वो चिप देखिए ना, कौन सी चिप, नहीं पता? अरे रिमोट होता है ना टीवी वाला, उसके पीछे चिप लगी रहती है ना? ये इसमें तो खैर मेरे ख्याल से नहीं होते, पर ऐसी ऐसी चिप्स होती है ना ग्रीन कलर की, उनके ऊपर लगे रहते हैं ट्रांजिस्टर्स। क्या? ट्रांजिस्टर्स, डायोड, जो कि करंट का अपना अपना रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं। ये सिर्फ होगा किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए? सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए। ओनली वैलिड व्हेन टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर होना चाहिए एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। क्या मैंने बताया? जानते हैं फिजिकल कंडीशन जहां पे टेम्परेचर होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, वो भी चेंज ना हो। ठीक है, और ये अप्लाई नहीं है नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, नॉन ओमिक डिवाइस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर और फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब यानी कि जो येलो कलर के बल्ब आते थे ना, उनके अंदर गैस भरी रहती थी, आर्गन, उसी के लिए, वही फिलामेंट ऑफ बल्ब, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर मैंने जब ओम्स लॉ लिया तो इक्वल टू आई आर था, तो आर अपॉन में वी आई हो गया। वहां पे मैंने वी फिक्स्ड कर दिया। क्यों कर दिया फिक्स्ड? तो वो फिक्स्ड होता है इसलिए फिक्स्ड कर दिया। 2 पॉइंट में निकलेगा तो फिक्स ही। करंट वेरी करता है, क्योंकि करंट वेरी क्यों करता है बताओ? क्योंकि हर एप्लीकेंस की अपनी अपनी जरूरत होती है करंट लेने की। कहीं टीवी है तो उसकी अलग है, कहीं हीटर है तो उसकी अलग है, कहीं फ्रिज है उसकी अलग है, कहीं मोटर है उसकी अलग है। तो हर किसी का एम्पियर चेंज होता है, पर वोल्ट हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे बन रखा ओपन आई कर दिया, तो आर हो गया इनवर्सली हो गया किसके? प्रोपोर्शनल। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो वी कांस्टेंट था, तो रेजिस्टेंस को डबल करा तो करंट हाफ हो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस अगर जैसे हमने यहाँ पे ब्रेकर लगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और रेजिस्टेंस हाफ किया यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि ब्रेकर कम किया तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो करंट बढ़ जाएगा। तो ओमिक कंडक्टर का जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। तो मैंने वही बताया, ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। ओमिक कंडक्टर में वी आई का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और यहाँ पे नहीं बनता नॉन ओमिक में। जैसे कि ओमिक में मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, कॉपर, एल्यूमिनियम लिया, और नॉन ओमिक में डायोड और फिलामेंट लिया, एलईडी लिया, ट्रांजिस्टर लिया। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखें तो ये सिर्फ मेटालिक कंडक्टर यानी मेटल्स वाले कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कंडक्टर्स के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉन इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए नहीं है। ठीक है ना? फिर ओनली वैलिड फॉर टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशन जो रिमेन अनचेंज हो, जैसे टेम्परेचर हुआ, लेंथ हुआ और मटेरियल हुआ, वो चेंज ना हो। डू नॉट अप्लाई नॉन ओमिक डिवाइसेस, और मैंने बताया था कि वो नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइक ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नोटेड। चलिए अब हम लोग वीआई का ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, वीआई ग्राफ, वीआई का ग्राफ देखेंगे। ये कैसे बनेगा? देखो इसका स्लोप क्या रहेगा? यही तो स्लोप रहेगा, यही रहेगा, जो कि किसके किसके बराबर? आर के बराबर है। किसके बराबर है? आर के बराबर है। स्लोप ये रहेगा इसका। तो फिर पहले कॉन्सेप्ट समझते, स्लोप होता है क्या? क्या कॉन्सेप्ट यहां बताते हैं हम आपको। स्लोप बताना क्या होता है बच्चा? बताओ 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये तो होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई, वाई क्या मतलब? चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, यानी कि y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। ठीक है, तो अब ये बताना, ये हमारा क्या है? थीटा है, ये y है, ये x है। ठीक है, ये जो स्लोप बनेगा फिर बनेगा। ठीक है, अब इसमें बताना इस कौन सा स्लोप होगा। ठीक है,
तो थीटा ए में से कौन सा थीटा बड़ा होगा बताओ। देखो एक थीटा ये है थीटा ए, और एक ये जा रहा है थीटा बी। नहीं समझ पाए, चलो कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दूंगा अगर मैंने इरेज किया है, ठीक है। थीटा ए थीटा बी, बस को सही कर दे। अब बताओ किसका स्लोप बड़ा है, थीटा ए थीटा बी। थीटा ए का बड़ा है क्योंकि ये इसको भी कवर कर रहा है और रेड वाले को कवर कर रहा है पूरा, और ब्लू वाले तक जा रहा है, तो थीटा ए, तो यानी स्लोप ए इज ग्रेटर देन स्लोप बी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, स्लोप क्या है, स्लोप निकालेंगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ये बनेगा। हमें ये निकालना है इस वी आई की ग्राफ में, तो वी आई का ग्राफ ये हो गया, तो चेंज इन वाई डेल वी और चेंज इन आई, तो चेंज इन वी यानी कि v2 माइनस के v1 i2 माइनस के i1, बस मैं आपको ग्राफ निकल आएगा। क्या निकल आएगा, ग्राफ निकल आएगा। मैंने आपको दो से दो पॉइंट दिया, v2 दिया मैंने आपको क्या 12, ये मैंने आपको दिया कितना 3, और यहाँ पे मैंने 4 किया और यहाँ 1 किया, 2 पॉइंट दिए, तो क्या हो गया बताओ, देखो जल्दी जल्दी बताओ कितना हुआ 9/3, कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह से आप वी आई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो निकला, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। स्लोप हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से निकलता है, जहां पे डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई और एक्स डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि y2 माइनस के y1 अपॉन के x2 माइनस के x1। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बताया, यहाँ पे किसका थीटा बड़ा होगा, यानी कि एंगल किसका बड़ा होगा, थीटा ए का या थीटा बी का। थीटा बी तो सिर्फ एक ही है और थीटा ए दोनों का कवर कर रहा है, रेड वाला थीटा बी को भी पूरा कवर कर रहा है और अपना इस वाले को भी कवर कर रहा है, तो स्लोप ए बड़ा होगा किससे, स्लोप बी से, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अब आओ मुझे इसमें निकालना वी आई की ग्राफ निकालना, तो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वी चेंज इन वी और चेंज इन आई, तो v2 माइनस के v1 i2 माइनस के i1, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा बताइए बच्चा, ये है क्या, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, उसको v से नोट किया जाता है यहाँ पे। ये हमारा करंट है जिसको I से नोट किया जाता है। कैसा जाएगा, अब स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने बताया था आपको, हाँ अप्रोक्स स्ट्रेट ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमारा ये स्लोप निकल आया वी आई का। ओके चलिए आगे बढ़े, फिर से देख लो, वी आई का ग्राफ निकालना तो स्लोप निकलता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई से होता है, तो आर, तो वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। ओहो कॉन्सेप्ट अब तो आ ही जाएगा, जो मुझे याद ही नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो यानी वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, आई बढ़ा तो वी बढ़ा, आई बढ़ा तो वी बढ़ा, वी बढ़ा तो आई बढ़ा, सेम हो गई। हाँ एक छोटा सा और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा देखना, इसी को मैं इसमें मैंने अब लिख नहीं रहा, 0.1 0.2 0.3, 1 में बढ़ा 0.4, इसमें बढ़ा 0.8 0.12, तो ये जाएगा ऐसे, जाएगा
गैस यानी कि 1 एम्पियर है ये वोल्टेज है, देख लो है। अब आगे समझ में कॉन्सेप्ट। 1 में 0.1 एम्पियर में 0.4 बढ़ रहा है, 2 में 8 बढ़ रहा है, 3 में 12 बढ़ रहा है। तो देखो हर किसी यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यानी कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, दूसरा बढ़ा तो एक तीसरा, एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, दूसरा बढ़ा तो पहला भी बढ़ेगा। यानी कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। ये घटेगा तो ये भी ही घटेगा, याद रखना, तभी स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस को। नोटेड। चलिए अब रेसिस्टेंस देखते हैं फटाफट। तो रेसिस्टेंस क्या होता है बताइए आपको, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, यानी वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, बस ये। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ऐसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जहां पे अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को रोका जाता है, बस थ्रू इट। तो ये स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं होती। इसकी ऐसा यूनिट हमने बताया था ओम होती है, जिसका सिंबल ये वाला होता है, क्या ऐसा। एंड इसको दूसरी तरफ से लिखा जाए, उसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। आइए बताते कैसे। तो V अपॉन ए, इसका वोल्ट का सिंबल V और एम्पियर का सिंबल A। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से V इक्वल टू I और ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो R क्या होता है, तो R की वैल्यू यहां से लेकर तो I नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, तो R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ऐसे यूनिट ओम होती है। तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसी यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो यहां से आया वोल्ट अपॉन एम्पियर। फिर बात आती है ओम, इसका सिंबल ओम होता है, वोल्ट का सिंबल V होता है और एम्पियर का A होता है। तो मैं उसकी फॉर्म में भी लिख दिया आपके लिए, बस ठीक है ना। अब आती है 1 ओम। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया 1 कूलम पढ़ाया, 1 एम्पियर पढ़ाया, 1 वोल्ट पढ़ाया और 1 ओम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, 1 ओम। ये शायद मेरे ख्याल से लास्ट नहीं है, अभी एक और है। और कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, होता ही 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सही बात है, रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम, रेजिस्टेंस होना चाहिए कितना, 1 ओम। रेजिस्टेंस किसकी ऐसी यूनिट है, ओम की यूनिट है। तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम। और उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो होना चाहिए, कितना, एम्पियर करंट फ्लो, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो। एक ओम्स की बात करी तभी हम 1 लगा रहे हैं, हर किसी मैंने इसलिए 1 लगाया क्योंकि हम एक ही की बात कर रहे हैं, 1 ओम की, 1 कूलम की, 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर की। तो यहाँ पे हम 1 ओम की बात करेंगे, तो 1 ओम में यानी कि किसकी ऐसा यूनिट है, ओम, रेजिस्टेंस की, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम। ठीक, मान लिया, हो गया। तो उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होना चाहिए अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो एंड प्रोड्यूस कर रहा हो कितना, 1 एम्पियर करंट, बस। तो यानी कि यह फॉर्मूला बनेगा 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, कोई डाउट। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, ये सिंबल होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर यहां से आया क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट एम्पियर ओम, तो बताते हैं वोल्ट मीटर, तो V अपॉन A इसका सिंबल होता है। अब वोल्ट V अपॉन एमीटर कैसे आया, एम्पियर कैसे आया, तो ओम्स लॉ से हमने इसका फॉर्मूला निकाला, V इक्वल टू IR, R क्या है, V अपॉन I, R यहां से डायरेक्ट किया, I नीचे आ गया इधर पर, तो R बचा, तो R इक्वल टू V अपॉन I, R रेजिस्टेंस है, V वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, हमारा करंट है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम बताई मैंने, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है और करंट की एम्पियर होती है, तो ये वहां से आया, तो इसका सिंबल V अपॉन है, ओम का वो सिंबल है। तो 1 ओम बताया, एक कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है, ओम की यूनिट है। तो 1 ओम होना चाहिए, जो कि उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, जो कि प्रोड्यूस कर रहा हो 1 एम्पियर करंट, उसे कहते हैं 1 ओम। यानी फॉर्मूला बना 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, एनी डाउट। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस की है, ओम की क्या है, R वोल्ट अपॉन A, इसको लिखते हैं I, याद रखना, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला लिखा है वहां पे। ओके ओके, नोट इट।
चलिए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस के द्वारा कंडक्टर पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो पहला, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ बढ़ी तो रेसिस्टेंस ज्यादा, किसके, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, ठीक है। लेंथ ज्यादा कर दोगे है ना तो रेसिस्टेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा। अब तुम्हारा इतना ही सही है, देखो इतना सा है तो इस पर रेसिस्टेंस कम होगा। अब मैंने इसको भी ऐड कर दिया प्लस ये भी ऐड कर दिया, अब इतना, तो इस पर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है मोटाई उसकी कितनी है, कितनी वो कितना चौड़ा है, मोटा है, कितना उसका जो वायर है वो कितना मोटा है, उसकी चौड़ाई कितनी है। जैसे मानो अभी कितना मोटा हो गया ना, मोटा हो गया, और ये और देखो अभी कितना मोटा हो गया वायर, पहले सिंगल वायर था अब कितना मोटा हो गया ना, तो अब इसका इस पर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्सली होता है, कैसा होता है, R इज इनवर्सली बाय क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो देखो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक। अब उसने कहा रेजिस्टेंस बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्या कहा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, ये होता है इनवर्सली का मतलब, ठीक है। तो यही है। अब वही बात आती है, रेजिस्टेंस मैं कर दूं, मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पे बहुत सारे कर दूं तो स्पीड कम हो जाएगी, और वहीं पे मैं दो कर दूं तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी करंट बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसका भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब होता है, यहाँ पे आता है रो, हम एक रो का वर्ड यूज करेंगे, यानी कि ये आर से रेसिस्टेंस और रो से बताते हैं रेसिस्टिविटी। अब ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, चलो इसको छोड़िए, हम कल उसी टाइम बताएंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे ना इसका, इसको छोड़िए, इसको समझो। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब होता है रोकने की क्षमता, ये रोकता है, अब इसकी क्षमता कितनी, कितना रोकेगा, रोकने की क्षमता, वहां से तो रोक रहा है, रेसिस्टेंस बोलते तो रोकना, अब वो रोकेगा कितना उसके ऊपर कहा गया रेसिस्टिविटी। इसका सिंबल होता है ये, रो, इसका नेम होता है रो, RHO, रो, ठीक है। तो गुड कंडक्टर कॉपर एंड सिल्वर, इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होगी, कम होगी, लो रेसिस्टिविटी होगी, क्यों बताया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर मक्खन की तरह चले जाते हैं। कॉपर में थोड़ी कम रहती है, ज्यादा थोड़ी रहती है, पर चलता है, एल्यूमिनियम में चलता है, अच्छे से करंट फ्लो होता है ना, बस बात खत्म। अब यहाँ आते हैं नाइक्रोम वायर हुआ, टंगस्टन वायर हुआ, फिलामेंट जो आपने येलो कलर बल्ब देखा ना, उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप लगी रहती है, वो फ्यूज होता है, तो उसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, रोकने की ज्यादा क्षमता होता है, हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, ज्यादा रोकता है, ठीक है, पूरा कंडक्टर में, ठीक है। अब आती है, अगर हम टेम्परेचर, मेटल में रेसिस्टेंस बढ़ता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है मेटल में, पर और उसके साथ उसका टेम्परेचर बढ़ता है। फिर सेमीकंडक्टर बढ़ता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस घट जाता है, क्या रेसिस्टेंस घट जाता है और इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर, क्या इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर। फिर से देख लो, मैं यहाँ पे फिर से समझाऊं, फिर वहां पे पहुंचूंगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर ब्रेकर ज्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, इसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट बनता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आती है रेसिस्टिविटी का वर्ड यूज होता है, इसका सिंबल होता है रो, इसका मतलब होता है रोकने की क्षमता। रेसिस्टेंस तो रोकता है, विपरीत करता है, पर वो कितना करता है, कितनी पावर लगाता है, वो रेसिस्टिविटी कहता था, रेसिस्टिविटी बताता है। तो गुड कंडक्टर यानी सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है, और पुअर कंडक्टर जैसे नाइक्रोम वायर लिया, टंगस्टन लिया, इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। टंगस्टन का मतलब होता है, जो आपने येलो कलर का बल्ब देखा ना, प्रकाश बल्ब आता है कंपनी, तो उसके हुआ ये स्प्रिंग टाइप लगा रहता है ना, उसी को कहते हैं टंगस्टन वायर। फिर आती है नाइक्रोम वायर,
नहीं जानते नेफ्रॉन वायर, देखना जाके पता करना, नहीं आए तो कल कुछ टाइम बताऊंगा मैं। इतनी इजी चीज तो जाना करो, समझा करो, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, मेटल्स, जैसे हमने टेम्परेचर मेटल्स में बात करें तो रेसिस्टेंस बढ़ता है इसमें और टेम्परेचर भी बढ़ता है। रेसिस्टिविटी में सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस कम होता है पर इंक्रीज कर जाता है क्या, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली क्या इक्वेशन थी L, दूसरी क्या थी 1/A, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल L इंटू ये होगा। तो इसको और ऐसे करेंगे R L/A। अब इस प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट को हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ आएगा ये वाला सिंबल, रेसिस्टिविटी अब ऐड हो जाएगी, क्या रेसिस्टिविटी ऐड हो जाएगी। तो R इक्वल टू रो L/A, ये आपका फॉर्मूला बनता है। यहां पे ये है रो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट क्या, कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इसे कहा गया कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है, समझे ना। तो पहली इक्वेशन ये ली, इनको ऐड किया तो ये आया, तो फिर मैं थोड़ा सॉल्व कर दिया, 1 अपॉन था तो L अपॉन ये हो गया। तो इसको हटाया, जब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाया तो मैंने रो लाया, यानी कि रेसिस्टिविटी लाया, और वो क्या था, एक कॉल्ड रेसिस्टिविटी था, उसका सिंबल था रो। ओके, तो आगे देखते हैं, फिर थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया है। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात आती है केस ऑफ रेसिस्टेंस, या क्या ही मैं बताऊं, ये तो जानते होगे, कोलाइजन होता है, वो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते हैं ना, जैसे वायर है ये वायर है, ये वायर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स माना यहां से आते हैं, इधर से करंट जाता है I, है ना। तो ये बस इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं, इधर से करंट जाता है, तो वो दोनों टकराते हैं, बस यही होता है ना। अब ये उसने कहा विद एटम इन द कंडक्टर, एटम्स इन द कंडक्टर का मतलब क्या, ये वायर है, इसके अंदर ऐसे मैंने निकाला, ये लो भाई साहब, मैटर किससे बना, मॉलिक्यूल से बना, मॉलिक्यूल किससे बना, एटम से बना, डायरेक्टली मैटर एटम से नहीं बना, तो ये एटम ही तो है। मैंने यहाँ पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये क्या था, एटम माना, इसके अंदर देखा तो न्यूक्लियस था, ये क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर मैंने देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब समझे इसका मतलब क्या, मैटर कोलाइजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम इन द कंडक्टर, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं इस कंडक्टर का, उसी के अंदर तो कोलाइजन होगा। इधर से करंट आ रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि लोअर से हायर, और करंट का होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि हायर से लोअर की तरफ। ये कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, डिसाइड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। अब बात आती है जो मैंने अभी आपसे कहा नाइक्रोम वायर की, इट इज यूज्ड टू हीटर, ये हीटर में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, रोकने की क्षमता ज्यादा होती है, और एक एबिलिटी और पाई जाती है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी रह लेता है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। और कॉपर वायर जानते हो क्यों ये वायरिंग में यूज होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका लो रेसिस्टेंस होता है और कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसलिए हम इसे यहाँ यूज करते हैं। अब ये रेसिस्टिविटी का जो टॉपिक था, इसके क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, इसमें कोई बात थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं जो कराऊंगा नहीं कराऊंगा, मैं अब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो न्यूमेरिकल्स की लूंगा, किस पे, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर लूंगा, और उसके बाद रेसिस्टिविटी पढ़ाऊंगा। अभी तो आपने फिर डेमो लिया रेसिस्टिविटी का, अब मेन चीज है रेसिस्टिविटी, वो जब पढ़ा दूंगा, ये फिर से पढ़ाऊंगा, रेसिस्टेंस को हटाकर बाकी सब पढ़ाऊंगा, रेसिस्टेंस हटा दूंगा, ये चीजें हटा दूंगा थोड़ी चीजें, और आगे रेसिस्टिविटी पूरा पढ़ाऊंगा फिर से, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा रेसिस्टिविटी का, ठीक है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर रो L/A, यही फॉर्मूला होता है, बस ये होता है। ये इसको थोड़ा सा सही से बताऊंगा,
फिर आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करवाएंगे, पर रेसिस्टिविटी के नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बाय बाय, थैंक्स।